Hello everyone, welcome back to the lectures. In today's video, we are again going to cover the very most important topic of the EHBA, which is also known as a extrahepatic biliary apparatus. Now, this question and this video is also will be going to very long of about 20 to 25 minutes because this topic is very long. ये most important topic है, 10 marks का question आता है यहाँ से और ये जो notes बनाया है it's quite a long, it will going to be a long video, so stay tuned and let's start without wasting the time. So extrahepatic biliary apparatus. So what do you mean by this word? So extrahepatic biliary apparatus means this is a apparatus. Apparatus मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलके एक कुछ बना रही है जिसका कुछ फंक्शन है. सो दिस इज इट इज़ मेड अप ऑफ 5 कंपोनेंट्स. लेट्स सी व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद देखेंगे उसका फंक्शन क्या है. सो बेसिकली दिस एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी apparatus इज मेड अप ऑफ द राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट एंड बाइल डक्ट. ये सब कंपोनेंट्स हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे. नाउ इसका फंक्शन क्या होता है. ये सब जो डक्ट्स होते हैं ना, दे रिसीव द बाइल फ्रॉम द लीवर एंड इट गेट कंसंट्रेटेड इन द गॉल ब्लैडर एंड डायरेक्टली ड्रेन इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम. ये apparatus है. तो बेसिकली देखो आपको समझाता हूँ है क्या एक्चुअली. नाउ बेसिकली जो राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, व्हाट आर दिस. सो राइट लोब में से आया राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट लोब में से आया लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. क्यों आया? बिकॉज द लीवर का फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस द बाइल. तो राइट लोब से जो बाइल आया वो आया राइट हेपेटिक डक्ट में, लेफ्ट लोब से आया जो हेपेटिक बाइल बना है वो आया लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में. नाउ एक चीज़ याद रखना, जो लीवर का जो बाइल बनाता है ना वो इट्स डायरेक्टली नॉट, हमको पता है इट इज़ डायरेक्टली ड्रेन इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम. यहाँ पे हमने देखा. बट लीवर जो बना रहा है बाइल, इट इज़ नॉट डायरेक्टली ड्रेन इनटू द ड्यूडेनम बिकॉज वो इतना इफेक्टिव नहीं होता. इंस्टेड वो पहले गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता है. जो इंफीरियर बॉडी सरफेस पे जो गॉल ब्लैडर होता है वहाँ पे कलेक्ट होता है. एंड फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज टू कंसंट्रेट द बाइल सो इट कैन एक्ट एफिशिएंटली फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. और क्योंकि बाइल का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फैट इमल्सिफिकेशन. ठीक है. सो राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दोनों कंबाइन होके बनाए कि कॉमन हेपेटिक डक्ट. नाउ कॉमन हेपेटिक डक्ट ये नीचे डिसेंड करती है. नाउ ये जो गॉल ब्लैडर है ना, गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है, दैट इज अ सिस्टिक डक्ट. इन सब कंपोनेंट्स को हम इंडिविजुअल भी पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए आप ओवरव्यू देख रहे हो. सिस्टिक डक्ट आया, सिस्टिक डक्ट ऑफ अ गॉल ब्लैडर एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट दोनों ही साथ में फिर से यूनियन हो गए और बनाता है कॉमन बाइल डक्ट जो बाइल कैरी करेगा. नाउ कॉमन बाइल डक्ट नीचे डिसेंड हुआ और आता है पेनक्रियास से आया पेनक्रिएटिक डक्ट या फिर मेन पेनक्रिएटिक डक्ट. ये दोनों डक्ट यूनाइट हुए एंड दे गेट डायलेटेड near the second part of the duodenum and drain into the second part of the duodenum. And this dilated part near the second part of duodenum is known as the ampulla of Vater या फिर hepatopancreatic ampulla. बेसिकली क्या है, जो बाइल बना है लीवर में वो पहले जाता है गॉल ब्लैडर में, वहाँ पे स्टोर होता है. और फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज टू स्टोर एंड कंसंट्रेट द बाइल. अब जब भी बाइल की ज़रूरत होगी वो बाइल आएगा नीचे कॉमन बाइल डक्ट में, फिर आएगा ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट में ड्रेन हो जाएगा. ठीक है. नाउ तो फिर से एक बार apparatus देख लेते हैं. क्या है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी apparatus? मतलब बाइल को फ्रॉम लीवर टू सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ड्रेन करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट या फिर apparatus रिक्वायर्ड है. तो हमने देखा लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट एक कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट कॉमन हेपेटिक डक्ट समझ लिया, गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट एंड अ बाइल डक्ट या फिर बाइल डक्ट को कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट भी कहते हैं. इनका फंक्शन क्या है? टू रिसीव द बाइल फ्रॉम द लीवर, कंसंट्रेट इन गॉल ब्लैडर एंड ड्रेन इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम. समझ में आ गया. अब देखो 2-3 स्पिंचर्स और होते हैं. बेसिकली क्या होता है, देखो जो गॉल ब्लैडर होता है ना, गॉल ब्लैडर कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स. जो ये यहाँ पे है वो इट्स अ नेक, बॉडी एंड फंडस. जो फंडस मतलब डायलेटेड पार्ट. ठीक है. ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है गॉल ब्लैडर. ठीक है. अब होता क्या है, जो नेक वाला पार्ट है ना उसकी जो पोस्टीरियर मीडियल साइड होती है ना, इट गेट मतलब थोड़ी फुली हुई होती है, इट गेट बल्ज. उसे कहते हैं हार्टमैन्स पाउच.
हार्टमैन्स पाउच, जहाँ पे जो अगर गॉल स्टोन्स हो जाते हैं वो यहाँ पे गॉल स्टोन्स यहाँ पे है ना, दे गेट एक्यूमुलेटेड इन दिस पाउच, जो हम आगे के पेजेस में देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ हार्टमैन्स पाउच ऑन द पोस्टीरियर मीडियल साइड, याद रखना पोस्टीरियर मीडियल साइड ऑफ अ गॉल ब्लैडर पे हार्टमैन्स पाउच होता है। अब जो कॉमन बाइल डक्ट होता है ना, उसके पहले बाद में होता है एक स्पिंचर ऑफ बॉयडन, या फिर दूसरा नाम है स्पिंचर कॉलिडोकस। कॉमन बाइल डक्ट के नीचे है, बिफोर इट यूनाइट्स विद द मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, उसके पास होता है स्पिंचर कॉलिडोकस या फिर बॉयडन स्पिंचर या फिर स्पिंचर ऑफ बॉयडन, ठीक है। और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट जो बिफोर यूनाइटिंग विद द कॉमन बाइल डक्ट, उसके साथ भी एक बाइल डक्ट होता है, स्पिंचर होता है, जिसका नाम है स्पिंचर ऑफ ओडी, ठीक है। ये दोनों ही यूनाइट हुए और बिफोर दे ड्रेन्स इनटू द सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, द डायलेटेड पार्ट is known as a ampulla of Vater या फिर hepatopancreatic ampulla. So this was the overview of a extra hepatic biliary apparatus. Now it's a 10 marks question, तो इतना लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं जितना भी आपको दिखा रहा हूँ you have to write all the things, ठीक है। Now let's come to the second part. अब EHBA के कंपोनेंट्स हमको इंडिविजुअली पढ़ने हैं। हमने कितने टोटल 5 कंपोनेंट्स देखे, उसमें पहला था हेपेटिक डक्ट्स, और उसका हमने तो देख लिया कि लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट्स यूनाइट्स टू फॉर्म दी कॉमन हेपेटिक डक्ट, तो ये तो क्वाइट ईजी हो गया फर्स्ट पॉइंट, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट हमने देखा कॉमन हेपेटिक डक्ट, तो वो भी कुछ नहीं था, राइट एंड लेफ्ट दोनों एक साथ यूनाइट होके बनाते थे कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये भी हो गया। थर्ड हमारा कंपोनेंट था गॉल ब्लैडर। ना देखो ये इंपॉर्टेंट है, तो इधर ये 10 मार्क्स में भी आता है, और अगर एग्जामिनर को अच्छा मतलब लगा तो वो इट कैन द गॉल ब्लैडर एज अ शॉर्ट नोट कैन ऑल्सो बिकम इन द 5 मार्क्स, ओके। सो इंडिविजुअली 5 मार्क्स में आ सकती है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गॉल ब्लैडर एंड अप्लाइड एनाटॉमी, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर की बात करें तो गॉल ब्लैडर इज नथिंग बट अ पियर शेप्ड ऑर्गन, जिसकी कैपेसिटी होती है 30 to 50 ml वॉल्यूम एक्यूमुलेट करने की, ठीक है। इट्स फंक्शन इज टू स्टोर एंड कंसनट्रेट द बाइल फ्रॉम द लीवर, हमने देख लिया। लोकेशन ऑब्वियसली इट इज प्रेजेंट इन द फोसा ऑफ अ गॉल ब्लैडर इन द लीवर नियर द इंफीरियर सरफेस, हमको पता है ऑलरेडी। एब्डोमिनल ऑर्गन्स के जो लेक्चर्स हो गए हैं डिसेक्शन में, हमने देखा है कि वहाँ पे इन गॉल ब्लैडर फोसा में गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। डायमेंशंस की बात करें अगर याद रहे तो ठीक है, लेंथ उसकी है 10 सेंटीमीटर, एंड जो विड्थ है ना, मतलब फंडस जो होता है वो सबसे बड़ा वाइडेस्ट पार्ट होता है, तो उसकी जो विड्थ होती है मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर तक आती है। आपको याद रहे तो ठीक है, वरना नॉट प्रॉब्लम। अब देखो एक चीज़ है कि वेनेवर जब भी जो फूड जो होता है अगर माउथ में आता है देन इट इज़ नोन एज अ बोलस, ठीक है। नाउ दिस बोलस कम इनटू द स्टमक एंड बिकेम द काइम नाउ एंटर्स द ड्यूडेनम। नाउ वेनेवर द काइम एंटर्स द ड्यूडेनम, द ड्यूडेनल सेल्स, जो ड्यूडेनल्स के सेल्स होते हैं ना, दे सीक्रेट द हार्मोन विच इज नोन एज अ कोलेसिस्टोकाइनिन या फिर CCK। नाउ दिस CCK विल स्टिम्युलेट द गॉल ब्लैडर की muscles of gallbladder to get contracted so that the bile from the gallbladder can enter inside the मतलब गॉल ब्लैडर जो बाइल स्टोर किया हुआ है वो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ड्रेन करे, क्यों? बिकॉज फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सो देखो क्या लिखा है, ऑन रीचिंग ऑफ अ काइम इन द ड्यूडेनम, ड्यूडेनल सेल्स secrete the hormone known as a cholecystokinin causing the gallbladder muscles to contract to release the bile in the duodenum for fat emulsification, ठीक है। ये एक पॉइंट था। अब बात करते हैं, हमने गॉल ब्लैडर देखा तो गॉल ब्लैडर के हमने 3 पार्ट्स देखे थे, फंडस, फिर हमने बॉडी एंड नेक के बारे में। तो हमको पहले लिखना है फंडस के बारे में, छोटे छोटे लाइंस हैं, मतलब 2-3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। फंडस मतलब होता है एक बड़ा डायलेटेड पार्ट होता है, ठीक है। सो इट इज मोस्ट एक्सपांडेड पार्ट विच प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर पोस्टीरियरली टू टिप ऑफ अ 9th कोस्टल कार्टिलेज एंटीरियरली। देखो अब बेसिकली आप फिलहाल के लिए याद रख लेना, जब क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ मैं EHBA पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें मैंने ये एक मर्फीज साइन करके एक पॉइंट आता है, उसमें आपको ये थोड़ा अच्छी तरीके से क्लियर होगा, पर फिलहाल के लिए याद रख सकते हो। जो अगर आपने डिसेक्शन में अच्छे से देखा होगा तो फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर एंटीरियरली है ना, मतलब पोस्टीरियरली तो ठीक है 9th कोस्टल कार्टिलेज से हो दिखता है, पर एंटीरियरली इट इज़ अटैच्ड इंफीरियर बॉर्डर से अटैच होता है, और एंटीरियरली 9th कोस्टल कार्टिलेज पे अगर इन्फ्लेमेशन होता है ना इसका, तो वो एक्चुअल में फंडस दिखता है, जो हम क्लिनिकल एनाटॉमी में देखते हैं वापस में, ठीक है।
अब फंडस के बारे में हो गया, अब बात करते हैं बॉडी ऑफ अ गॉल ब्लैडर। ना बॉडी ऑफ अ गॉल इट इज़ रिलेटेड टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। देखो कैसे, बेसिकली मैं एक पिक यहाँ पे रखूँगा, यू कैन सी दैट जो अगर डिसेक्शन में भी यहाँ पे देखा होगा तो जो गॉल ब्लैडर की जो बॉडी होती है ना, इट इज़ रिलेटेड टू द सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम नियर द इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर। और जो अब आता है नीचे नेक के बारे में, नेक के बारे में बात करूँ तो नीचे की तरफ नेक है, तो पहले सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम आया, फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम आएगा कि नहीं। सो नेक ऑफ अ गॉल ब्लैडर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। आप अपनी बुक में अच्छा हुआ डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये आपको दिख जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से दिख जाएगा कि बॉडी इज रिलेटेड टू द सेकेंड पार्ट वेर एज द नेक इज रिलेटेड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। अब पोस्टीरियोमीडियली मैंने अभी हार्टमैन्स पाउच के बारे में बात किया थी, तो देखो वो यही है। पोस्टीरियोमीडियली याद रखना, पोस्टीरियोमीडियली हैव अ नेक ऑफ अ गॉल हैज़ अ पाउच, एक डायलेटेड पाउच लाइक होता है जिसे कहते हैं हार्टमैन्स पाउच, एंड इट इज़ अ फ्रीक्वेंट साइट ऑफ द गॉल स्टोन लॉजिंग। मतलब जो भी गॉल स्टोन्स बनते हैं कॉलेलिथियासिस में, कॉलेलिथियासिस मतलब गॉल स्टोन फॉर्मेशन, वो हार्टमैन्स पाउच में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये हमने देख लिया फंडस के बारे में, बॉडी के बारे में एंड नेक के बारे में, ठीक है, गॉल ब्लैडर के। अब बात करते हैं आर्टीरियल। जब भी अगर क्वेश्चन आए शॉर्ट नोट ऑन द आर्टीरियल मतलब गॉल ब्लैडर, तो आपको फंडस के बारे में, बॉडी के बारे में, नेक के बारे में और आर्टीरियल सप्लाई ऑफ गॉल ब्लैडर के बारे में लिखना है। तो देखो आर्टीरियल सप्लाई ऑफ गॉल ब्लैडर क्या है, बेसिकली ये अपन का ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है, ये है अपनी राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, इसकी ये है सिस्टिक डक्ट है ये वाली, और नीचे जाके वो बनाती है कॉमन बाइल डक्ट, हमको पता है। पर हमको यहाँ पे आर्टीरियल सप्लाई देखना है, तो गॉल ब्लैडर इज सप्लाई बाय ओनली वन आर्टरी, दैट इज अ सिस्टिक आर्टरी। नाउ गॉल ब्लैडर फोरगट का पार्ट है, तो फोरगट के मेजर जो जितने भी ऑर्गन्स बने होते हैं वो सीलियाक ट्रंक की ब्रांचेस से मतलब इनर्वेट होते हैं, मतलब सप्लाई होते हैं। सो सीलियाक ट्रंक उसकी एक ब्रांच आती है हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी की फर्दर एक ब्रांच होती है सिस्टिक आर्टरी विच सप्लाई द गॉल ब्लैडर। क्वाइट ईजी। सो अगर आपको ड्रॉ नहीं करना है, टाइम कम है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ गॉल ब्लैडर इज बाय द ब्रांच ऑफ द हेपेटिक आर्टरी दैट इज अ सिस्टिक आर्टरी। क्वाइट ईजी, वरना आप ये अगर ड्राइंग बनाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आर्टीरियल सप्लाई के बारे में बात कर दी है। अब बात करते हैं वीनस ड्रेनेज ऑफ अ गॉल ब्लैडर। नाउ बेसिकली वीनस ड्रेनेज है ना, दो चीज़ से होता है। मैंने आपको पोर्टल वेन में बताया हुआ है, जो सिस्टिक वेन ना, सिस्टिक वेन ड्रेन्स इन द कौन सी पोर्टल वेन, हेपेटिक वेन में सिस्टिक वेन ड्रेन करते हैं मुझे बताना। सिस्टिक वेन ड्रेन्स इन द लेफ्ट और द राइट हेपेटिक वेन, वेरएज पैराम्बेलिकल वेन कौन सी में ड्रेन करती है। गिव राइट इन द कमेंट सेक्शन कि देखो बाय द जो वीनस ड्रेनेज है गॉल ब्लैडर का, वो दो चीज़ से आता है, बाय द सिस्टिक वेन इनटू द पोर्टल वेन। कौन सी पोर्टल वेन है आप कमेंट्स में बताना, राइट या है या लेफ्ट है। एंड सेकंड, स्मॉल सर्फेसिस ऑफ द वेन डायरेक्टली ड्रेन इनटू द हेपेटिक वेन। सो बेसिकली कुछ नहीं है, गॉल ब्लैडर की जो ट्रिब्यूटरीज है वो तो डायरेक्टली पोर्टल वेन में तो ब्लड डालेगी, बट छोटी छोटी वेन्स भी होती है वो जो डायरेक्टली है ना हेपेटिक वेन मतलब राइट या लेफ्ट हेपेटिक वेन में डायरेक्टली ड्रेन कर देती है। अब आता है लिम्फेटिक ड्रेनेज। देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ गॉल ब्लैडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये जो इतना पार्ट है ना, इसे कहते हैं सिस्टो हेपेटिक ट्राइंगल ऑफ कैलेट, सिस्टो हेपेटिक ट्राइंगल ऑफ कैलेट। ये भी 2 मार्कर क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, और यही है लिम्फेटिक ड्रेनेज, बेसिकली इससे ही पता चलेगा। सो पहले समझ लेते हैं क्या है, इसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में बात करेंगे। सिस्टो हेपेटिक ट्राइंगल ऑफ कैलेट, देखो ये लीवर है, हमको पता है, लीवर से आई ये अपनी कॉमन हेपेटिक डक्ट, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों मिला के बन गई कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये है सिस्टिक डक्ट, ये दिख रही है सिस्टिक डक्ट, फिर नीचे जाके वो बनाती है कॉमन बाइल डक्ट, हमें पता है। अब ये जो है ना, ये है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, है लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। ये जो हेपेटिक आर्टरी ना हमने देखा, ये जो हेपेटिक आर्टरी उसकी ब्रांच ऊपर जाके राइट एंड लेफ्ट में जाती है, तो यहाँ पे जो ये है ना, ये है लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। अब जो 2-3 सिस्टो हेपेटिक ट्राइंगल ऑफ कैलेट क्या है, बेसिकली एक कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो ट्राइंगल बनाते हैं जिसके कुछ कंटेंट हो गए। सो बेसिकली जो लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी है ना, उसकी एक ब्रांच आई थी अपन की सिस्टिक आर्टरी, जो गॉल ब्लैडर को सप्लाई कर रही थी, ठीक है, सिस्टिक आर्टरी।
अब आता और दूसरा राइट हेपेटिक आर्टरी, ये है लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, ये है राइट हेपेटिक आर्टरी। और एक आता है सिस्टिक लिम्फ नोड्स ऑफ ल्यूंड, सिस्टिक लिम्फ नोड्स ऑफ ल्यूंड, राइट हेपेटिक आर्टरी एंड सिस्टिक आर्टरी। अब देखो ये है सिस्टिक आर्टरी, ये सिस्टिक आर्टरी, इट फॉर्म्स द राइट साइडेड सॉरी इट इज सिस्टिक आर्टरी कौन सा बना रही है, सॉरी सिस्टिक आर्टरी कौन सा पार्ट बना रही है ऑफ अ कैलेट्स ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना उसका कौन सा पार्ट, राइट साइडेड पार्ट, सिस्टिक आर्टरी बोलो या फिर सिस्टिक डक्ट बोलो। राइट साइडेड पार्ट ऑफ अ कैलेट्स ट्राइंगल इज फॉर्म बाय द सिस्टिक डक्ट या फिर सिस्टिक आर्टरी, लेफ्ट साइड इज फॉर्म बाय द कॉमन हेपेटिक डक्ट, वेरेस इंफीरियर मतलब ऊपर की साइड अबोव इट इज फॉर्म बाय द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ अ लीवर। सो ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं जो सिस्टो हेपेटिक ट्राइंगल्स ऑफ कैलेट बनाते हैं। तो देखो क्या लिखा है, इट इज बाउंडेड ऑन राइट साइड बाय द क्या है सिस्टिक डक्ट है, ये सिस्टिक डक्ट है गॉल ब्लैडर की, ऑन लेफ्ट साइड बाय द कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड अबोव बाय द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ अ लीवर। अब इसके अंदर व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द ट्राइंगल ऑफ कैलेट्स, सो देर आर टोटली 3 contents ऑफ द ट्राइंगल ऑफ कैलेट्स। फर्स्ट इज अ सिस्टिक आर्टरी, देखो यहाँ से दिख रही है सिस्टिक आर्टरी विच सप्लाई गॉल ब्लैडर। सेकंड इज अ राइट हेपेटिक आर्टरी विच इज ब्रांच ऑफ अ कॉमन विच इज द ब्रांच ऑफ द हेपेटिक आर्टरी, ये है हेपेटिक आर्टरी जो सीलिएक ट्रंक में से आई है। और थर्ड जो है सिस्टिक लिम्फ नोड ऑफ ल्यूंड। अब जो भी गॉल ब्लैडर का लिम्फ होता है इट इज़ डायरेक्टली ड्रेन इन दिस सिस्टिक लिम्फ नोड ऑफ अ ल्यूंड। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ अ कैलेट्स ट्राइंगल। 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, याद कर लेना, ठीक है। सो हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गया, क्या लिखा है सिस्टिक लिम्फ नोड्स इन द ट्राइंगल ऑफ कैलेट्स हो गया। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ अ गॉल ब्लैडर। नर्व सप्लाई ऑफ गॉल ब्लैडर ये भी क्वाइट ईजी है, इट इज़ मतलब एक सिंपैथेटिक सप्लाई होगा और एक पैरासिम्पैथेटिक होगा। तो जो सिंपैथेटिक है इट इज़ बाय द सिस्टिक प्लेक्सस, सिस्टिक प्लेक्सस इज फॉर्म बाय द T7 to T9 thoracic vertebra and parasympathetic by obviously right and left vagus nerve parasympathetic बनाएगी। सो हमने देख लिया आर्टीरियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ अ गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब बात करते हैं हमने कितने कंपोनेंट्स दिखे, हमने पहला कंपोनेंट दिखा हेपेटिक डक्ट के बारे में देखा, फिर दूसरा कंपोनेंट हमने गॉल ब्लैडर के बारे में देखा। अब बात करते हैं सिस्टिक डक्ट के बारे में। थर्ड कंपोनेंट ऑफ द EHBA इज अ सिस्टिक डक्ट। तो ये भी बहुत ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि सिस्टिक डक्ट तो गॉल ब्लैडर की डक्ट है। सो डक्ट ऑफ अ गॉल ब्लैडर वाया विच द बाइल गेट्स इन एंड आउट वेन एवर रिक्वायर्ड, ठीक है। समझ में आ गया सिस्टिक डक्ट क्या है। अब देखो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज अ स्पाइरल वॉल ऑफ हिस्टर, ठीक है। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिस्टिक डक्ट क्या है कि जब भी सिस्टिक डक्ट है ना अपनी कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ बाइंड यूनाइट करती है ना, उससे पहले उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना इट गेट मतलब वो फोल्ड्स, बहुत सारे फोल्ड्स बना देती है जिसे कहते हैं स्पाइरल वॉल्व ऑफ अ हिस्टर। इस फोल्ड्स का फंक्शन होता है कि जब भी मतलब द फंक्शन ऑफ दिस spiral wall of Hister is to keep the cystic duct open so that bile can easily pass in and out of the gallbladder easily. So basically कुछ नहीं है, spiral wall of Hister या फिर spiral walls of Hister क्या है, it is nothing but a mucosal folding of a interior of a cystic duct, ठीक है। एक स्पाइरल टाइप फोल्ड्स बनाते हैं जो जिसका काम होता है सिस्टिक डक्ट को ओपन रखना, सो दैट क्या बाइल जो बना हुआ है वो इन एंड आउट जब भी मतलब जो स्टोर होएगा लीवर से आएगा वो स्टोर होएगा, और वेन एवर रिक्वायर्ड कॉन्ट्रैक्शन मतलब इमल्सिफिकेशन के लिए जब भी जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट होकर बाहर भी निकल सकता है। तो इन एंड आउट ट्रांसपोर्ट के लिए ये होता है स्पाइरल वॉल ऑफ हिस्टर। अब बात करते हैं सिस्टिक डक्ट के बारे में हो गया। अब बात करते हैं बाइल डक्ट जो या फिर कॉमन बाइल डक्ट जो बना था सिस्टिक डक्ट एज वेल एज कॉमन हेपेटिक डक्ट को मिला के। तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ इसके पार्ट्स याद रखना है। आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है बेसिकली, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करके हमने पहले से बताया हुआ है आपको, ये है राइट हेपेटिक डक्ट, ये है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों साथ में यूनाइट होके क्या बने बाइल डक्ट या फिर क्या बने कॉमन हेपेटिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट आई, साथ में क्या बने बाइल डक्ट बने या फिर कॉमन बाइल डक्ट बने। अब जो वो डायरेक्टली मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ यूनाइट होके एम्पिला ऑफ वेटर्स से वाया सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ड्रेन करती है। पर हमारा जो ये बाइल डक्ट है ना उसके 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो ड्यूडेनम के ऊपर वाला पार्ट जिसे कहते हैं सुप्रा ड्यूडेनल पार्ट, ड्यूडेनम के पीछे वाला पार्ट, पीछे है इसका मतलब रेट्रो ड्यूडेनल पार्ट,
अब आता है इंफ्राड्यूडेनल पार्ट, ड्यूडेनम के नीचे डिसेंट ये हुआ है, सो इंफ्राड्यूडेनल पार्ट। और फर्दर ये जो पेनक्रियास येलो कलर का है ना, ये पेनक्रियास है, पेनक्रियास के हेड के नीचे होता है इंट्राड्यूडेनल पार्ट, बहुत नीचे होता है। सो टोटल बेसिकली याद कर सकते हो आप, 4 पार्ट्स होते हैं कॉमन बाइल डक्ट के, दैट इज अ सुप्राड्यूडेनल पार्ट, रेट्रोड्यूडेनल पार्ट, इंफ्राड्यूडेनल पार्ट एंड इंट्राड्यूडेनल पार्ट। सो बस आपको 4 कंपोनेंट्स में इतना ही लिखना है, ये इतना लिख के आना, ठीक है। अब लास्ट अपनी है अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ अ बिलियरी अपैरेटस। सो क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी अपैरेटस। तो उसके मतलब कि कैसे बाइफर्केशन होगा मार्क्स का। पहले तो आपको 5 मार्क्स की होगी, 5 या 4 मार्क्स का अपना होगा क्लिनिकल एनाटॉमी, तो 4 मार्क्स क्लिनिकल एनाटॉमी हो गया। उसके रिलेशंस मतलब ये कंपोनेंट्स के बारे में होगा, तो टोटल 4 + 4 8 मार्क्स के रिलेशंस हो गया, और थोड़े बहुत डायग्राम के 2 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो टोटल ऐसे मतलब रेडियोग्राफिक इमेजिंग के लिए भी अपने क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, तो टोटल 8 + 2 होके बाइफर्केशन होगा। तो इसमें आपको लिखना है बिलियरी ट्रैक इमेजिंग। तो होता क्या है बेसिकली, एक्सरे जब हम जब भी करवाते हैं तो गॉल ब्लैडर विजिबल नहीं होता एक्सरे में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करवाते हैं, ओपेक डाई इंजेस्ट करवाते हैं पेशेंट में, सो दैट क्या, और उसके बाद अगर हम थोड़ी 15 to 20 मिनट्स के बाद अगर हम देखते हैं ना, फिर से एक्सरे करवाते हैं, तो एक्चुअल में हमको गॉल ब्लैडर दिखता है, वरना विदाउट दैट डाइज हमको गॉल ब्लैडर नहीं विजिबल होता है, ठीक है। बट ये जो बिलियरी ट्रैक्ट इमेजिंग है वो अभी रिप्लेस कर दी गई है इस ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी, बहुत बड़ा नाम है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटिकोग्राफी। अब इससे क्या करते हैं, बेसिकली वी आर पुटिंग द कैथेटर हम डालते हैं वाया, हम एम्पुला ऑफ वेटर से अंदर ले जाते हैं कैथेटर को, फिर वहाँ अंदर जाके इट रीचेज द बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट से जाता है सिस्टिक डक्ट, और वहाँ जाके हम कैथेटर से डाई इंजेस्ट करते हैं डायरेक्टली इसमें, ठीक है। तो EHBA आर डायरेक्टली विजुअलाइज बाय इंसर्टिंग कैथेटर वाया एम्पुला ऑफ वेटर। इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स मतलब मेथड, पर येस आप पूरा इतना याद रख सकते हो कि कैथेटर हम डालते हैं एम्पुला ऑफ वेटर में, ठीक है। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लिनिकल कोरिलेशन ऑफ अ EHBA एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपैरेटस। सो कोलेसिस्टाइटिस, कोले मतलब गॉल ब्लैडर, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ गोल ब्लैडर इज नोन एज अ कोलेसिस्टाइटिस। नाउ 2 टाइप की होगी, या तो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस या फिर क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस। तो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में 2 पार्ट्स होते हैं। जो ये एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है, इट अकर मेनली इन द वुमेन, एडल्ट वुमेन, ठीक है, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेन इन द हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन एंड एट अ इंफीरियर एंगल ऑफ अ स्केपुला। इसका जो रिफर्ड पेन होता है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस का, इट इज़ फेल्ट एट अ इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला या फिर हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन ऑफ अ एब्डोमिनल कैविटी। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस की बात कर रहा हूँ। अब मैंने आपको पहले बताया था ना कि व्हाट इज़ अ मर्फीज साइन के बारे में बता रहा था जब मैं फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर की बात कर रहा था। सो बेसिकली क्या होता है, जब भी नॉर्मली तो गॉल ब्लैडर इट इज़ नॉट पाल्पेबल, ठीक है, मतलब फेल्ट नहीं कर सकते एब्डोमिनल कैविटी में, बट इन केस ऑफ अ कोलेसिस्टाइटिस इन्फ्लामेशन हो गया है, सो टू चेक एग्जामाइन वेदर द गॉल ब्लैडर इज इन्फ्लेटेड और नॉट, हम वी टेल द पेशेंट टू इंस्पायर वेरी डीपली, डीप इंस्पिरेशन करने को कहेंगे, एंड वी विल पुट अवर फिंगर या फिर कुछ भी थंब रखेंगे एट अ 9th कोस्टल कार्टिलेज पे। क्यों? क्योंकि जो गॉल ब्लैडर का एंटीरियर रिलेशन है वो 9th कोस्टल कार्टिलेज से बहुत नज़दीक है। तो जब भी अगर नॉर्मली है ना, अगर पेशेंट को कोलेसिस्टाइटिस नहीं होगा तो और वी आर एग्जामाइनिंग द मर्फीज साइन, देन वी विल गेट द नेगेटिव मर्फीज साइन, क्योंकि अगर पेशेंट डीप इंस्पिरेशन करेगा तो उसकी वजह से डायफ्राम एक्सपांड होगा, उसकी वजह से गॉल ब्लैडर का जो फंडस वाला पार्ट है वो 9th कोस्टल कार्टिलेज के कांटेक्ट में आएगा नॉर्मली कोलेसिस्टाइटिस के केस में, और उसको पेन होगा और पेशेंट डीप इंस्पिरेशन करना बंद कर देगा इन केस ऑफ अ पॉजिटिव मर्फीज साइन, अगर उसको कोलेसिस्टाइटिस है। बट इन केस ऑफ अ नेगेटिव मर्फीज साइन, अगर आप रखोगे 9th कोस्टल कार्टिलेज पे थंब और डीप इंस्पायर करने को कहेंगे
तो भी उसको कुछ भी पेन नहीं होगा. सो दिस इज व्हाट अ सिंपल द मर्फी साइन. तो देखो एक बार पढ़ लेते हैं. इन केस ऑफ अ कोलेसिस्टैटिस पेशेंट इज टोल्ड टू डिप इंस्पायर एंड कंडीशन कैन बी फेल्ट बाय पुटिंग द फिंगर एट अ 9th कोस्टल कार्टिलेज. क्वाइट इजी, मर्फी साइन. ये भी 2 मार्क क्वेश्चन में अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है. व्हाट इज राइट अ शॉर्ट नोट मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑन द मर्फी साइन, 2 मार्कर क्वेश्चन. सेकंड इज या तो ये तो हमने देख लिया एक्यूट कोलेसिस्टैटिस. अब बात करते हैं क्रोनिक कोलेसिस्टैटिस. क्रोनिक इट विल लीड्स टू द मतलब क्रोनिक केस में तो गॉलस्टोनिस बन जाता है. तो इट लीड्स टू द गॉलस्टोन फॉर्मेशन इन द गॉल ब्लैडर, जिसे कहते हैं लिथियासिस. वो ये है वो जो इन्फ्लामेशन था इट इज़ अ कोलेसिस्टाइटिस, वेर एज स्टोन फॉर्मेशन इन द गॉल ब्लैडर इज अ कोलेलिथियासिस. ठीक है, ये था क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस इज अ कोलेलिथियाटिस. ठीक है, अब बात करते हैं बिलियरी कोलिक. नाउ वर्ड कोलिक अकॉर्डिंग टू द गूगल मीन्स अ सीवियर पेन इन द स्टमक एरिया, बट बिलियरी कोलिक सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊँ तो क्या है, अगर इन केस ऑफ कोलेलिथियासिस अगर स्टोन बन चुके हैं इन द गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स सो दैट क्या जो स्टोन्स है वो निकल जाए. दिस इज नोन एज अ बिलियरी कोलिक. It occurs due to the gallbladder muscle spasm in attempt to expel the gallstones of a cholelithiasis. ठीक है, ये मैंने सिंपल सब वर्ड्स में आपको समझा दिया. अब आता है सीबीडी ऑब्स्ट्रक्शन. सीबीडी मतलब कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन. तो ये सीबीडी ऑब्स्ट्रक्शन तो किसी भी केस की वजह से हो सकता है, लाइक हिपैटिक कैंसर हो सकता है, या फिर जो अपने लिम्फ नोड्स ऑफ ल्यून्ड थे इन कैलर्ट्स ट्राइंगल उसके इन्फ्लेमेशंस की वजह से भी हो सकता है. इट कैन अकर मेनली ड्यू टू द गॉल स्टोन, पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा, हेपैटिक लिम्फ नोड एनलार्जमेंट एक्सेट्रा. तो ये तो क्वाइट ईजी है. अब आता है कोव्यूसर्स लॉ. क्या यू कैन प्रोनाउंस इट एट एनी टाइम. कोव्यूसर्स लॉ, ये लॉ क्या कहता है, बेसिकली इन केस ऑफ अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है एंड इफ द गॉल ब्लैडर इज डिस्टेंडेड मतलब फुला हुआ है एंड पाल्पेबल, then this is likely the case of extrinsic common bile duct obstruction like pancreatic cancer. देखो, obstructive jaundice with a distended and palpable gallbladder is likely due to the extrinsic CBD of a obstruction like pancreatic cancer. पर अगर जो obstructive jaundice में भी non palpable non distensible gallbladder है, then it may possible there is a intrinsic obstruction of CBD like gallstone. अंदर इंट्रिंसिक मतलब अंदर से ही कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है बाइल डक्ट का. एक्सट्रिंसिक में बाहर से लाइक गॉल ब्लैडर में कोई कमी नहीं है, बट इट्स ड्यू टू द पेनक्रियाटिक कैंसर या फिर एनी अनदर एक्सट्रिंसिक थिंग. ओके, सो दिस इज व्हाट अ कोव्यूसर्स लॉ से कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज में अगर डिस्टेंडेड एंड पाल्पेबल गॉल ब्लैडर होगा देन इट माइट पॉसिबल कि एक्सट्रिंसिक obstruction हो, and in case of a non-distended non-palpable gallbladder it may be due to the intrinsic obstruction of a CBD like gallstone. ठीक है, so here we complete the EHBA. complete EHBA हमने कवर कर दिया. अब दिस वॉज अ वेरी बिग लेक्चर, सॉरी फॉर दैट, बट येस मैंने सब कॉन्सेप्ट दिखा दिए. यू कैन डाउनलोड दिस notes from Telegram channel, link will be given in the description. And yes, this was all about it. रिवाइज करना. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.